नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के संबंधित 2 यूनिटें कंप्लीट करी है, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। ये 2 यूनिटें स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही रिलेटेड थी, जिसमें आपके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और थोड़ी बहुत दृश्य के बारे में था इंट्रोडक्शन। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन के बारे में पढ़ा अपन ने, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनके बारे में स्टडी अपन ने यूनिट 2 और यूनिट 3 में कर चुके। यूनिट 2 और यूनिट 3 में हम इसकी स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही रिलेटेड टॉपिक है। ये यूनिट नंबर 4 है, खास करके आपको ध्यान रखना है। यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 4 है, ध्यान रखना। यूनिट नंबर 4 में आ गए हैं अपन। यूनिट नंबर 4 है आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इस क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। खास करके क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। आज की क्लास में इसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रा के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? ये आपके यूवी विजिबल क्षेत्र में प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इसका इंट्रोडक्शन शुरू हो गया है। यूवी विजिबल, जो विजिबल क्षेत्र होता है, यूवी रीजियन और विजिबल, इन दोनों के रेंज में आपको ये प्राप्त होगा। ध्यान रखना, रीजन क्षेत्र में आप दोनों को ये मिलेगा, यूवी विजिबल। देखिए, आपने स्पेक्ट्रम रीजन का चित्र बनाया था। आपके स्पेक्ट्रम रीजन का किस प्रकार से बनाया था? यहाँ एक छोटा क्षेत्र होता है, वो दृश्य क्षेत्र होता है, विजिबल रीजन होता है। इसके आगे की ओर जो चलते हैं अपन, आईआर चलते हैं, और इसके पीछे की ओर कौन सा होता है? यूवी होता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, इसके पीछे की ओर कौन सा होता है? यूवी क्षेत्र होता है। तो यूवी और विजिबल क्षेत्र के बारे में ही इसमें स्टडी की जाएगी। ये वाले हमने पहले स्टडी कर चुके हैं लास्ट क्लासों में, इस आईआर स्पेक्ट्रा के बारे में। अब आपको इसके दोनों के बारे में स्टडी करनी है, इनके दोनों के बारे में पढ़ना है, दृश्य क्षेत्र और आपको यूवी क्षेत्र के बारे में, ये संक्रमण के बारे में, इसके ट्रांजिशन के बारे में बताता है। खास करके आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, किस प्रकार से होता है ये। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? जब अणु विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है, क्या करता है? जब अणु विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है तो अणु क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से, मतलब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में क्या होता है? चला जाता है। अणु में एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। ध्यान रखना, एक ऊर्जा स्तर से, एक ऊर्जा स्तर यहाँ है, एक निम्न ऊर्जा स्तर है और एक उच्च ऊर्जा स्तर है। ये इस प्रकार से बना दिया है आपके सामने, एक निम्न ऊर्जा स्तर है, एक उच्च ऊर्जा स्तर है। और फिर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऊपर की ओर प्रवेश कर जाता है। कहा जाता है इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर प्रवेश कर जाता है। जो ये संक्रमण होता है, किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? ध्यान रखना, ये क्षेत्र जो होता है वो आपके जो रीजन जो होता है वो यूवी और आईआर हो सकता है, इन दोनों के बीच में होता है। यूवी और विजिबल के बीच में होगा, आईआर के बीच में नहीं होगा। ध्यान रखना, आईआर क्षेत्र में ये नहीं होगा। खास करके आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो होगा वो आईआर क्षेत्र में नहीं होकर के यूवी और विजिबल क्षेत्र में होता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना, कौन से क्षेत्र में? पहले लिख चुके हैं, यूवी और कौन सा क्षेत्र है आपके? यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसीलिए इसे कौन सा कहा जाता है? यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि इस स्पेक्ट्रम में ये प्राप्त होता है, इसलिए इसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ये सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है। खास करके ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किसमें प्राप्त होंगे? यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्राप्त होते हैं। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ साथ क्या आता है? घूर्णन और कंपन ऊर्जा दोनों में ही ये परिवर्तन होता है। खास करके ध्यान रखना है, किसमें? घूर्णन ऊर्जा और कंपन ऊर्जा दोनों में ही परिवर्तन होता है। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण प्रत्येक बैंड में क्या होता है? घूर्णन और कंपन संक्रमण के कारण सूक्ष्म रेखाएं यहाँ पर आपको दिखाई देती है। कौन सी दिखाई देगी? सूक्ष्म रेखाएं आपको यहाँ पर मिलेगी। और फिर क्या होता है? इसमें
सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य और अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका अध्ययन करना संभव नहीं है, ध्यान रखना। माइक्रोवेव इसके आगे चलेगा, आपको ध्यान है इसके आगे कौन सा क्षेत्र चलेगा, इसके आगे मैं बता देता हूं। इसके आगे आपको कौन सा क्षेत्र चलेगा, इसके आगे जो चलता है वो कौन सा चलता है, आईआर के आगे। आईआर के आगे जो चलता है वो चलता है एक तो माइक्रोवेव, आपको ध्यान है इसके आगे माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य, और इसके आगे रेडियो वेव। इस प्रकार से ये जो वेव चल रही है ये खास करके आपको ध्यान रखना है, इनमें इनकी स्टडी नहीं हो पाती, इनमें इनका अध्ययन नहीं हो पाता है, खास करके ध्यान रखना है। यूवी विजिबल तक का ही क्षेत्र आपको देखना है, आईआर तक का क्षेत्र इसमें नहीं मिलेगा, खास करके आपको ध्यान रखना है, आईआर वाला क्षेत्र इसमें नहीं मिलता है। इसके लिए दो मापन की आवश्यकता होनी चाहिए, इसके लिए दो मापन आपके लिए आवश्यक है। एक तो किसका मान ज्ञात रखा जाता है, अधिकतम अवशोषण लैम्बडा मैक्सिमम की, और एक अवशोषण तीव्रता की, ध्यान रखना। एक तो लैम्बडा मैक्सिमम और एक अवशोषण तीव्रता। अवशोषण तीव्रता को किससे दर्शाया जाता है, ध्यान रखना, अवशोषण तीव्रता को एप्सिलॉन से दर्शाया जाता है, ये एप्सिलॉन है, ध्यान रखना, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मैक्सिमम कहा जाएगा और इसको कहा जाएगा लैम्बडा मैक्सिमम। तरंगदैर्घ्य की इसकी उच्चिष्ट तरंगदैर्घ्य है, उच्चिष्ट तरंगदैर्घ्य के नाम से जाना जाता है लैम्बडा मैक्सिमम और अवशोषण तीव्रता, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। इन दो मानों के लिए ये मापन आपको आना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का जो परास होता है वो होता है 100 से 7500 एंगस्ट्रॉन तक, 100 से 7500 एंगस्ट्रॉन तक इसका क्षेत्र होता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। कहां तक होता है, 100 से 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच में इसका क्षेत्र होता है। यदि इसको नैनोमीटर में व्यक्त किया जाए तो कहां से कहां तक होगा, 10 से, ये एक और जीरो कम कर दीजिए, 750 नैनोमीटर तक का क्षेत्र होता है। किसमें, ये ट्रांजिशन क्षेत्र का, ये है ट्रांजिशन, ये कौन सा ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का क्षेत्र है, कहां से कहां तक दिखाई देता है, ये यूवी और विजिबल क्षेत्र के लिए है, ध्यान रखना, यूवी और विजिबल क्षेत्र परास के लिए है, ध्यान रखना। सारा शास्त्र जानते हो आप, कौन सा क्षेत्र आ जाता है, ये आपका दृश्य प्रकाश आ जाता है, दृश्य क्षेत्र आ जाता है, जिसमें आपके विबग्योर होते हैं, विबग्योर वाला क्षेत्र होता है, ये दृश्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ से ये 400 तक जो आएगा या 300 तक, 200 तक जो आएगा, वो आपके कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, यूवी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। किस क्षेत्र में आ जाता है आपके, ये यूवी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ये इसका खास करके इंट्रोडक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वो नॉर्मली कहां से कहां तक का किया जाता है, 200 से 750 नैनोमीटर के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है, 200 से 750 नैनोमीटर के अंतर्गत ही स्पेक्ट्रोमीटर में इसका अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर, ध्यान रखना, स्पेक्ट्रोमीटर में है ये कितना परास लिया जाता है, 200 से 750 नैनोमीटर का परास ही लेकर के इसकी स्टडी की जाती है। ध्यान रखना है, स्पेक्ट्रोमीटर में जो इसका मापन किया जाता है वो कितना किया जाता है, 200 से 750 नैनोमीटर तक ही किया जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। कौन सा है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर, किस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसी में आगे वाला टॉपिक लेते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा का सिद्धांत दूसरा पॉइंट है अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा, ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा। जब अणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होता है तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। पहले बता चुका हूं आपको इंट्रोडक्शन में, ये है आपकी निम्न ऊर्जा स्तर, और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब जाएगा तब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ऊर्जा अवशोषण करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए तो उत्तेजित होता है। इलेक्ट्रॉन यहां से उत्तेजित होकर के यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ये निम्न ऊर्जा स्तर, ये उच्च ऊर्जा स्तर, आप जानते हो। इस प्रकार से जब स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, ये कौन से स्पेक्ट्रम में प्राप्त होंगे, ये जो संक्रमण होगा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के अंतर्गत प्राप्त होता है। जब अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब प्रवेश करते हैं, यानी कि उत्तेजित होते हैं, तब क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के फलस्वरूप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ साथ कंपन और घूर्णन स्पेक्ट्रम भी हो, यानी कि कंपन और घूर्णन संक्रमण भी हो, कौन कौन से हो, कंपन हो, ध्यान रखना है इसमें,
और कंपन हो, घूर्णन और कंपन, घूर्णन और कंपन, ये दोनों हो, ध्यान रखना, घूर्णन और कंपन दोनों स्पेक्ट्रम हो इसमें, ध्यान रखना। घूर्णन और कंपन संक्रमण भी होते हैं, तो किस कुल ऊर्जा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ध्यान रखना, कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा चलेगी अपने, कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा के बराबर होगी, ये ध्यान रखना। यानी कि ई टोटल, ई टोटल किसके बराबर होगा? ई टोटल बराबर होगा ई इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से रिप्रेजेंट करेंगे, ई वाइब्रेशन ऊर्जा V से रिप्रेजेंट करेंगे, और रोटेशन ऊर्जा R से रिप्रेजेंट करेंगे। खास करके इसको ध्यान रखना है किस प्रकार से ई कुल ऊर्जा जो होगी वो टोटल और वाइब्रेशन और रोटेशनल के योग के बराबर होती है। ये एक ऊर्जा का मान हुआ है, ये प्रारंभिक अवस्था में अणु की ऊर्जा मान ली है, इसे मान लेंगे अपन प्रारंभिक अवस्था में। यहां लिख दिया है मैंने प्रारंभिक अवस्था में अणु की ऊर्जा, प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है ना। अब अंतिम अवस्था में किस प्रकार से होगा, देखिए अंतिम अवस्था में यही मान लेकर के आप लिख सकते हो अंतिम अवस्था में। देखिए ये अवशोषण, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है उसका बेड स्पेक्ट्रा सिद्धांत है, ध्यान रखना। अंतिम अवस्था में जो क्या होगा, किस प्रकार से होगा, वही ई टोटल लेकर के लिखना है आपको। ई टोटल वो ई डैश के रूप में लिखा जाएगा, ध्यान रखना, ई डैश के रूप में, ई डैश के रूप में इसे रिप्रेजेंट कर दोगे, ई डैश ई प्लस ई डैश वी और ई डैश आर के रूप में। ध्यान रखना ये क्या है, ये आपको ध्यान है, ये है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, ये है वाइब्रेशनल ऊर्जा और ये है रोटेशनल ऊर्जा। इस प्रकार से ये तीनों पॉइंट है, खास करके ध्यान रखना, ये कुल ऊर्जा के लिए है। फर्स्ट पॉइंट तो है अपने प्रारंभिक अवस्था के लिए और दूसरा पॉइंट है अंतिम अवस्था के लिए। इस प्रकार से इनकी ऊर्जा है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है किस प्रकार से है। प्रारंभिक अवस्था के लिए ई टोटल, ये फर्स्ट वाली वैल्यू है, ध्यान रखना, और अंतिम अवस्था के लिए ये दूसरी वाली वैल्यू है, खास करके आपको ध्यान रखना है ई टोटल। और इस प्रकार से ये दूसरी वाली वैल्यू आप लोगों के सामने बना करके बता दी है, खास करके ध्यान रखना है किस प्रकार से ई डैश। और इन दोनों ऊर्जाओं में अंतर किस प्रकार से होगा, आप जानते हो इन दोनों ऊर्जाओं में अंतर किस प्रकार से होगा, डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। नए पेज पर लेकर के बता देता हूं, डेल्टा ई, डेल्टा ई के रूप में प्रेजेंट करेंगे इन दोनों ऊर्जा स्तर में अंतर। किस प्रकार से, किस प्रकार से, डेल्टा ई डैश और माइनस ई। अब ई डैश का मान कितना है आप लोगों को ध्यान है, ई डैश का मान कौन कौन सा है, ई डैश का मान जो भी है वो आप लिख दोगे, ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई बराबर लिख रहा हूं यहाँ पर, ये समीकरण आगे सोल्व हो रही है, ध्यान रखना आपको, ई डैश वी और प्लस ई डैश आर, ये एक ऊर्जा स्तर का मान है ई डैश का मान, और माइनस दूसरे का मान आप लोगों को ध्यान है ई और फिर प्लस ई वी और प्लस ई आर। इस प्रकार से ये मान है, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये दोनों मान लिख दिए हैं, तो डेल्टा ई बराबर अपन दोनों इन दोनों का मान ले लेते हैं, इसको और इसको एक साथ में ले लेते हैं। देखिए तो ये हो गया ई डैश ई माइनस ई, ये एक वैल्यू प्राप्त हुई आप लोगों को। इसी प्रकार से दूसरों के लिए भी आप लोग लिख सकते हो ई डैश ई, ये एक प्रकार से लिखा है मैंने, ध्यान रखना, और दूसरा वी के लिए लिख सकते हो, और इसी प्रकार से आर के लिए लिख सकते हो। किस प्रकार से लिखेंगे देख लीजिए, ई डैश वी प्लस ई वी, और नेक्स्ट इसी प्रकार से आर के लिए लिख सकते हो आप ई डैश आर और प्लस ई आर। इस प्रकार से ये वैल्यू आप लोगों के सामने रखी है मैंने, डेल्टा ई बराबर, डेल्टा ई बराबर ये इसमें परिवर्तन आया है, इस प्रकार से ये मान है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोग क्या समझते हो इस चीज से, इस चीज से आप लोग समझ सकते हो कि ये मान किसके बराबर है और ये मान किसके बराबर है, ये मान किसके बराबर है। यहाँ पर माइनस लगाना है, ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह, यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा। यहाँ पर माइनस आएगा इस प्रकार से, क्योंकि इनके ऊर्जाओं में अंतर आ गया है, इस प्रकार से इनकी ऊर्जाओं में अंतर आ गया। ये इसको मान आप क्या मान सकते हो, इसको डेल्टा ई मान सकते हो, इस प्रकार से इसको क्या मान सकते हो, डेल्टा ई मान सकते हो, और इसको क्या मान सकते हो, इसको डेल्टा ई वी मान सकते हो आप, और इसको क्या मान सकते हो, इसको डेल्टा ई आर मान सकते हो। इस प्रकार से ये कंप्लीट ऊर्जा स्तर हो गए हैं, ऊर्जा अंतर आ गया है। इस प्रकार से ये आपके पास कंप्लीट समीकरण है, ये आपके इंपॉर्टेंट समीकरण है, खास करके आप लोगों को ये समीकरण ध्यान रखनी है। अब क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ये आपके पास समीकरण है, इस समीकरण को ध्यान रखना है।
ये फाइनली इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के फलस्वरूप ऊर्जा में परिवर्तन का समीकरण है, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये आपके इंपॉर्टेंट समीकरण है, किस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त हुई है, सिंपल सी समीकरण है, खास करके आपको इसको ध्यान रखना है। अब आपको बता देते हैं, इसमें क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जानते हो आप क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। डेल्टा ई बराबर क्या होता है, डेल्टा ई बराबर, चूंकि डेल्टा ई बराबर क्या होता है आपके पास, एच न्यू होता है, और न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बार और सी होता है, ध्यान रखना। इस प्रकार से ये लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन, एच न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा ई और ई प्लस डेल्टा ई वी प्लस डेल्टा ई आर। इस प्रकार से ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है, ये वाइब्रेशनल ऊर्जा है और ये रोटेशनल ऊर्जा है। इस प्रकार से है, आर का मतलब रोटेशनल ऊर्जा, वी का मतलब वाइब्रेशनल ऊर्जा और ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है, खास करके ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट समीकरण किस प्रकार से हो जाएगी, इसको आप यूं लिख सकते हो, ई न्यू बार सी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई वी प्लस डेल्टा ई आर। इस प्रकार से आपके पास ये फाइनली इक्वेशन प्राप्त होती है। किस प्रकार से, ये एच न्यू बार सी के रूप में, एच न्यू बार सी के रूप में एक फाइनल इक्वेशन प्राप्त होती है। अब न्यू बार तरंग संख्या के रूप में लिखना है तो कैसे क्या लिखेंगे, न्यू बार के रूप में लिखना है तो एस सी अपॉन में चला जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से न्यू बार के रूप में अगर समीकरण लिखनी है तो एस सी आपके क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, और जो मान है उसे इस प्रकार से लिख सकते हो, डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई वी प्लस डेल्टा ई आर। इस प्रकार से ये फाइनली इक्वेशन हो गई है न्यू बार के रूप में, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये होगा न्यू बार। न्यू बार होती है तरंग संख्या। तरंग संख्या का मात्रक किस रूप में लिया जाता है, तरंग संख्या का मात्रक जो लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में लिया जाता है, खास करके इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस समीकरण को आपको पूरी इक्वेशन को ध्यान रखना है, किस प्रकार से किस तरीके से होता है। देखिए, डेल्टा ई अपॉन एस सी के रूप में लिखेंगे अपन, इसे एस सी के रूप में लिखेंगे, और ये लगभग बराबर मान होता है, ये लगभग बराबर मान होता है किसके, डेल्टा ई वी के। ध्यान रखना, डेल्टा ई वी के और एस सी, ये इसके किसकी वैल्यू के बराबर मान होता है, 10⁻³ के बराबर, खास करके आपको ध्यान रखना है, इसके बराबर ये वैल्यू होती है। इसी प्रकार से आगे समीकरण आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है, डेल्टा ई आर की जो वैल्यू होगी एस सी इंटू 10⁶ सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होती है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है, ये एक फाइनल इक्वेशन है इसकी, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से एक मान है जो आपको ध्यान रखना है। ये 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स है और यहाँ पर 10⁻6 इनवर्स है। रोटेशनल के लिए 10⁻6 और अपन एच सी, और फिर ये वो ई और ई के लिए, आर के लिए जो रोटेशनल वाइब्रेशनल इनके लिए है। इस प्रकार से ई और वाइब्रेशनल के लिए 10⁻³ और रोटेशनल के लिए 10⁻6 सेंटीमीटर इनवर्स में मान होता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि कंपन ऊर्जा जो होती है स्थूल संरचना होती है, जबकि घूर्णन ऊर्जा स्तर सूक्ष्म संरचना होती है। ध्यान रखना, घूर्णन ऊर्जा स्तर जो होगी वो कौन सी संरचना होगी, घूर्णन ऊर्जा स्तर सूक्ष्म संरचना होगी। घूर्णन ऊर्जा स्तर क्या होगी, सूक्ष्म संरचना होती है, सूक्ष्म संरचना होती है, सूक्ष्म संरचना होती है। और घूर्णन ऊर्जा स्तर तो सूक्ष्म संरचना हो गई, लेकिन ये इस प्रकार की ये कौन सी संरचना स्तर होती है, कंपन ऊर्जा स्तर जो होती है वो क्या है, देख लीजिए इसका मान, उसके मान के आधार पर देख सकते हो आप। कंपन ऊर्जा स्तर जो होती है वो कौन सी होती है, स्थूल संरचना होती है, स्थूल कोर्स स्ट्रक्चर बड़ी संरचना होती है। ये सूक्ष्म होती है, ये बड़ी संरचना होती है, स्थूल संरचना होती है। ध्यान रखना, कौन सी संरचना होती है, स्थूल संरचना होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये मैटर फिनिश होता है। किस प्रकार से इनकी वाइब्रेशनल और इसकी एनर्जी होती है, किस प्रकार से वाइब्रेशनल रोटेशनल के लिए इनके मान होते हैं, और विशेष इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए विशेष कंपन संक्रमण डेल्टा आर के मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। किसके मान, डेल्टा आर ई के मान, आर के मान अलग अलग भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, रोटेशनल के लिए अलग अलग प्राप्त होते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है। ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा बैंड समूह होता है। ध्यान रखना, क्या होता है, ये पूरा बैंड समूह होता है। इस प्रकार से क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा का सिद्धांत है। या यहाँ पर इस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा है, और साथ ही साथ इसका इंट्रोडक्शन बताया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का। ये खास करके आपको ध्यान रखना है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा था
यहाँ पर अपना ये टॉपिक फिनिश होता है। नए टॉपिक के लिए नई क्लास के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद बच्चों।